एडियाबेटिक की बातें। कल मैंने क्वेश्चंस भी दिए आपको, कल मैंने 3 क्वेश्चंस दिए और क्वेश्चन बैंक भी बच्चे मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स का दे दिया। और बेटा प्लीज इस थर्मोडायनेमिक्स के बैंक को और बच्चे इन चीजों को आपने संभाल के रखना। अब मंडे से क्या होगा, मंडे से बच्चा आपको दिन की एक शीट मिलेगी बच्चे, एक हफ्ते तक लगातार कोशिश करूंगा रोज मिले, नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन मिले बच्चे। उसके अंदर एक एडवांस की शीट होगी बच्चा हमारे पास। अगर आप बोलते हो तो एडवांस के अंदर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों के दे देता हूँ, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि हाँ सर हमें केमिस्ट्री की भी चाहिए, मैथ्स की भी चाहिए, लेकिन फिर वही चीज है कि वो मैं तभी दे पाऊंगा अगर आप उसको आगे ज्यादा सर्कुलेट ना करो, तब बच्चे हमारे पास पहली तो चीज है। और आप अपने तक उसको रखें बच्चे, क्योंकि थोड़ी सी चीजें बच्चे हमारे पास है। तो मेरे पास वो एडवांस की शीट्स हैं बच्चे, क्लासरूम असेसमेंट शीट्स ही हैं बच्चे हमारे पास एक तरीके से। तो वो मंडे को मैं सोच रहा हूँ, जैसे मंडे को सुबह मैंने आपको शीट दे दी। अब जैसे मैंने बात की थी, क्योंकि कई बार बच्चा बोलता है सर इकट्ठी दे दो, यार इकट्ठी से पता प्रॉब्लम क्या आती है, इकट्ठी से वो सामान रह जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर वो शीट है ना, वो शीट आपको मिल जाया करेगी। हाँ बेटा करमनजीत बोलो बेटा। सर जो आपने कल रात को लास्ट क्वेश्चन भेजा था ना, उसमें एक डाउट था। कौन से वाला क्वेश्चन के अंदर? जिसका आंसर सर बी ऑप्शन आया था, जो ग्राफ था एक, जिसमें एडियाबेटिक और आइसोथर्मल दोनों हो रहे थे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, करवा देते हैं बच्चे, करवा देता हूँ। ओके सर। है ना। तो मैं पॉइंट ये कह रहा था बच्चे कि मेरे पास एडवांस की कुछ शीट्स आई हैं और बच्चे मेरे पास कुछ जेई और नीट से रिलेटेड शीट्स आई हैं। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि आपको फ्लूइड मैकेनिक्स तक की एक हफ्ते या बच्चे 1.5 हफ्ते तक देता रहूं, और फिर बच्चे हमारे पास उसको आप रिवाइज कर लो बच्चे। तो ये आपको मिल जाएगी बच्चे शीट कल से तो नहीं, मैं बच्चे इसको जो है शीट को यहाँ पर आपको देता हूँ। कल मैंने आपको शायद से 3 क्वेश्चन दिए थे बच्चे, अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ बच्चे 3 क्वेश्चन। आप कौन से वाला? यस सर, लास्ट वाला। लास्ट वाला कौन सा क्वेश्चन है, नंबर बताओ ना, मैं नंबर देख सर लेता। उसमें 8th नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा जिसमें पीवी डायग्राम था आपके पास, हाँ या ना? जिसमें सर पीवी, पीटी को पीवी में हाँ कन्वर्ट करना। जिसमें आपके पास पीवी डायग्राम था, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ या ना? हाँ जी सर। इसके अंदर से हमारे पास यहाँ पर नहीं, आपको पीवी डायग्राम बनाना था, यस यस। पीवी डायग्राम बनाना था। ये हमारे पास शायद से कुछ ऐसा था, ये आपके पास पी था और ये हमारे पास टी था, ये ट्रायंगल जैसा बना था, जो ट्रायंगल भी नहीं बच्चे हमारे पास ऐसा करके, ये आपके पास ऐसे होगा, हाँ या ना? ऐसा यस। था। ये ए और आपके पास यहाँ पर सी और यहाँ पर बी, ऐसे ही था बच्चे कुछ हमारे पास, हाँ जी सर। है ना? हाँ चलो अब बताओ बच्चे, हाँ बोलो क्या पूछना बच्चे इसके अंदर से आपने, सर बोलो जो बोलो। इसका आंसर आया था सर, जैसे यहाँ पे हमें फिगर में दिख रहा है ना कि सी का टेम्परेचर ज्यादा होगा बी से। ठीक है आगे बोलो बच्चे। यहाँ पे सर सी का वॉल्यूम भी बी से ज्यादा ना। सी का वॉल्यूम आपके पास यहाँ पर बी से आपके पास स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा है, हाँ बिल्कुल। सर जो आंसर आ रहा है उसमें सी का वॉल्यूम कम और बी का वॉल्यूम ज्यादा क्यों आ रहा है? देख लेते हैं बच्चे, क्योंकि इसमें एरो भी मेंशन नहीं है बच्चे हमारे पास, सबसे बड़ी बात तो ये है बच्चे, क्वेश्चन तो दे दिए पर एरो भी इसने बना नहीं रखे ना आपके पास, आया ना? जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें एरो भी नहीं है, अगर एरो मेंशन होते तो फिर बच्चे हम उस बात को समझ सकते हैं इसके अंदर से कि आपके पास यहाँ पर पी अगर और मैं यहाँ पर वी का बनाऊं, तो एक चीज तो यहाँ पर मेंशन कर ही दिया हमारे पास यहाँ पर कि ये मेरे पास आ गया पी और ये हमारे पास आ गया वी, और ये ए से सी तो बच्चा हमारे पास आइडियबेटिक प्रोसेस है, और हमारे पास है ए से बी आइसोथर्मल और बी से सी बच्चा हमारे पास क्या आइसो, आपके पास बारिक प्रोसेस है। ये भी हमको पता होना चाहिए कि आइसो बारिक प्रोसेस है, ये भी है ना बच्चा हमारे पास, या हमारे पास बी से सी आपके पास आइसोबारिक प्रोसेस है। तो हम यहाँ पर अगर हम शुरुआत अगर हम कहीं से भी देखें, मतलब कि इसने कहीं से भी बच्चे अगर शुरुआत कर रखी है हमारे पास, तो एक केस के अंदर है बच्चे कि हमारे पास एक तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है ए से बी, तो आइसोथर्मल प्रोसेस तो आपके पास ऐसा होगा, हाँ या ना बच्चे? ये हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस आपके पास आ गया। तो चलो जी, हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस आपके पास यहाँ पर आ गया, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आपके पास ए से सी, देखो
ए और बी की शुरुआत और ए और सी की शुरुआत एक ही पॉइंट से हो रही है, यानी कि ए से आपके पास हो रही है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए बच्चे आपके पास, तो आइडियाबेटिक प्रोसेस, हमारे पास जो आइडियाबेटिक प्रोसेस है, अगर तो वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहा है बच्चे, तो आइडियाबेटिक प्रोसेस ऐसे चलेगा। और उसके बाद बच्चा हमारे पास आपका जो प्रेशर है बच्चे, वो हमारे पास मतलब कि वो स्मूथ नहीं है बच्चा, हमारे पास ऐसे करके ये इस तरीके से आपके पास आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये आपके पास इस तरीके से, यहाँ पर स्मूथनेस वो जो आपको नजर आ रही है ना ग्राफ के अंदर, वो इतना भी बच्चे नहीं है। वो बनाते हुए कई बार हमारे पास चीजें जो है वो स्लाइटली चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ का बच्चा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर अगर ग्राफ है हमारे पास, तो जब सपोज कि मैं बी और सी की तरफ को जा रहा हूं, तो अगर ए से हमारे पास यहाँ पर अगर आप बी की तरफ को जा रहे हो, तो ये ए से बी की तरफ को हम यहाँ पर चले गए, और सी हमारे पास यहाँ पर आपके पास आ जाता है, तो सी आपके पास आ गया। तो ए से लेके हमारे पास यहाँ पर बी और आपके पास यहाँ पर सी। तो अब वो आंसर की के हिसाब से तो इसको सी मान रहा है ना बच्चे, यही है ना आपके पास? यस आई थिंक सो, हाँ। यहाँ के बाद बच्चे वो इसको मान के चल रहा है आपके पास, क्योंकि सी और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती आपके पास, सी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि एग्जैक्टली वैसे रेप्लिकेट नहीं हो सकता। यह हमारे पास पी और टी का ग्राफ है, यहाँ पर वॉल्यूम सी का आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम बड़ा है। तो अगर मैं ए और यहाँ पर सी ले लेता हूं, तो सी का वॉल्यूम बड़ा है, और ए से लेके बी अगर मैं इस तरीके से आ जाता हूँ, यहाँ पर देखते हैं, हम ए से बी की तरफ को चलते हैं, हम चीजों को अरेंज करके देखते हैं। अगर हमारे पास ए से हम यहाँ पर बी की तरफ को आते हैं, क्योंकि बी से लेके सी, ये बच्चा हमारे पास अगर हम बी की तरफ को आते हैं और ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है बच्चे मुझे, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, हाँ या ना? आपको सर, थोड़ी सी इसमें तो स्लोप है ना, थोड़ी सी स्लोप का ही पंगा पड़ जाएगा इसमें। स्लोप का पंगा पड़ेगा, स्लोप थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, पर वो इतना बड़ा भी पंगा नहीं है बच्चे हमारे पास, है ना, उसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास स्लोप इसकी कम है, और उसकी आपको थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी स्लोप, मतलब कि आपके पास इसको थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा बच्चे हमारे पास, मतलब कि तो ये तो हम डायग्राम ड्रॉ करके बना सकते हैं ना, यानी कि इसकी स्लोप थोड़ी सी ज्यादा कर दी, और आपके पास अगर ए से सी की स्लोप थोड़ी सी ज्यादा कर दी, और बी की स्लोप नहीं, पर स्लोप का भी कितना कर पंगा यार, आपके पास इसी की स्लोप ज्यादा होती है, आपके पास इसी की स्लोप ज्यादा है ए से सी की, ए से बी की हमारे पास बल्कि थोड़ी सी आपको यहाँ पर और टेढ़ा करके लेके आना चाहिए था। ठीक है बच्चे, ऐसा हो जाएगा आपके पास, ठीक है, कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं। आंसर चेंज हो गया। हाँ, आंसर तो चेंज होगा यार, अगर आप सोचोगे तो आंसर चेंज होता है ना, हाँ या ना? आंसर चेंज क्यों नहीं होता है? आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर बताया तो था बच्चे कि एक क्वेश्चन आया था, जो सर क्वेश्चन, लास्ट में जो बता रहे थे। हाँ बिल्कुल, वो क्वेश्चन बच्चे आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं ना, और आप देखो तो किताबों के अंदर अभी भी वो क्वेश्चंस लगाए जाते हैं, वो क्वेश्चंस आपके पास लगाए इसलिए जाते हैं बच्चे कि क्या आपको प्रीवियस ईयर का एक अंदाजा हो जाए। तो ठीक है, आंसर बच्चे हमारे पास, फिर भी मैं एक बार रिव्यू कर लूंगा इसको, और फिर हम एक बार ढंग से और देख लेंगे। सर पर ए टू बी जो है वो तो आइसोथर्मल है ना, बेटा तो उसकी आइसो स्लोप तो कम होनी चाहिए। किसकी? तो ए टू स्लोप बी बच्चा, आइसोथर्मल बेटा है ना। स्लोप कम ही है ना बच्चे हमारे पास, स्लोप कम वो तो बच्चा हाथ का ड्रॉ करके बनाना पड़ेगा ना काके, शेप में फर्क आ जाएगा बस। शेप का ही तो पंगा पड़ रहा है ना मन। मैं तेरी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रख रहा हूँ ना, मेरे हाथ सर्दी में वैसे बिल्कुल वैसे कैसे जाएंगे यार? ठीक है, मेरी बात को समझ वो मैं तेरी फीलिंग समझ पा रहा हूँ, मैं तेरी भावनाएं समझ पा रहा हूँ बच्चे, लेकिन मेरे हाथ बच्चे वैसे चलेंगे, थोड़ा सा मेरे को टाइम, तो मैं इसको बच्चे आपको रिव्यू करके बना कर दे दूंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है। बिल्कुल हो जाएगा। चलो, सो ये बच्चा हमारे पास था। तो आज की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? आज की शुरुआत हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज से करते हैं कि आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस ऑफ वर्क डन के बराबर होता है। इसमें से मैं 3 चीजें आज आपको बताने वाला हूं। नंबर 1, यहां पर बच्चा हमारे पास, और ये फिक्स है, यानी कि रेशो ऑफ या फ्रैक्शन ऑफ द हीट एनर्जी चेंज्ड इनटू द इंटरनल एनर्जी, ये किसके बराबर होती है बच्चे? 1 गामा के बराबर। ये पहली चीज है, यानी कि ये फिक्स हो गई है, ये कभी चेंज नहीं हो सकती। ये मोनोटॉमिक, डायटॉमिक और ट्रायटॉमिक तीनों के लिए बच्चे सेम है। कोई बच्चा बोलता है सर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम भूल जाता हूं मोनोटॉमिक की, ये देखो बच्चे m लिखा हुआ है, और ये बच्चा हमारे पास 3 लिखा हुआ है, दोनों में बच्चे कोई कॉमन चीज आपको नजर आ रही है?
कोई चीज कॉमन नजर आ रही है? रोटेट कर दो हमको। रोटेट कर दो तो ये आ जाएगा। अच्छा, ये लिखा हुआ डायटोमिक, ये बच्चा हमारे पास लिखा हुआ 5, इस 5 के अंदर डी नजर आ रहा है कहीं पर आपको बच्चे? ये 5 के अंदर बच्चे डी नजर आ रहा है आपको कहीं पर? ये देखो नजर आ रहा है डी, ये बच्चे आपको डी की शेप नजर आ रही होगी। और ये ट्रायटोमिक है, और ये बच्चे 7 है। अब आपको 7 के अंदर ये टी कहीं पर नजर आ रहा है बच्चे? बताओ शाबाश। कहीं पर बच्चे ये नजर आ रहा है आपको, हाँ या ना? बोलो शाबाश। नजर आ रहा है? तो बिल्कुल, तो 3, 5 और 7 ये बच्चे अब याद कर लीजिए, तो यहां पर बच्चे फिक्स हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, आप अगर हीट एनर्जी देते हो तो इसका कितना फ्रैक्शन वर्क डन के अंदर जाएगा? ये बच्चा हमारे पास है 1 - 1/γ। याद रख लेना बच्चे, ये आपके पास क्वेश्चन आएंगे आपको। और तीसरी रेशो टीचर आपको यहां पर ये पूछेगा, टीचर आपको पूछेगा कि आपके वर्क डन और इंटरनल एनर्जी के चेंज की रेशो क्या? वर्क डन और इंटरनल एनर्जी के चेंज की आपके पास रेशो किसके बराबर है? तो 1/γ-1। These are the one of the most important results regarding your thermodynamics। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है ये, आपको किसी बुक में नहीं, बुक के क्वेश्चंस में नजर आएगी। और आप बिल्कुल बल्कि पॉइंट दर पॉइंट आप देखते जाओगे तो आपको समझ में आता है, अच्छा ये चीज ऐसे हो रही है, अच्छा ये चीज ऐसे हो रही है, बड़ी जल्दी आपको समझ में आएगा। और ये फिक्स है, यानी कि टीचर ने तो सिर्फ मुंह हिलाना, टीचर ने ये आपको यहाँ पर ये बोलना है, इफ दे अगर बच्चा हमारे पास इफ द डायटोमिक अगर आपके पास डायटोमिक गैस इज प्रेजेंट, अगर मेरे पास डायटोमिक गैस प्रेजेंट है, देन रेशो ऑफ वर्क डन टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, द रेशो ऑफ द वर्क डन टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जल्दी बताओ कैसे बताओगे? चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, बोलो शाबाश, कैसे बताओगे? द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, जल्दी बताओ। तो हमारे पास यहाँ पे डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस के लिए गामा कितना होता है? 1+2/f। और डायटोमिक के लिए बच्चे f किसके बराबर है? 5। तो कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास? शाबाश बता दो, 7/5। तो मेरे पास यहाँ पर मुझे यहाँ पर बताना वर्क डन टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी की रेशो, यानी कि dW/du। बताओ ये किसके बराबर है? γ-1। ये किसके बराबर है? 7/5 - 1। और ये किसके बराबर है? 2:5। अब इस पे परसेंटेज के क्वेश्चन आ जाए या फिर फ्रैक्शन के क्वेश्चन आ जाए तो आप बेटा कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम बच्चों को इसके बारे में पता होता है, और जिन बच्चों को इनके बारे में पता होता है डेफिनेटली बच्चा हमारे पास, वो बच्चे थोड़े से जागे हुए होते हैं, उनको बोला जाता है कि ये कुछ लाइफ के अंदर अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास है du/du इज इक्वल टू γ-1 या 1/γ या 1 - 1/γ। प्लीज 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 इन चीजों को रट लेना, थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट वन, आज हम शुरुआत करते हैं बच्चे, यहाँ पर आज हम शुरुआत करते हैं बच्चे एक बड़ी सिंपल से कॉन्सेप्ट के साथ, और हमारे पास वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चे, द वर्क डन इन द आइडियाबैटिक प्रोसेस, द वर्क डन इन द आइडियाबैटिक प्रोसेस। तो कल हमने जो ग्राफ वगैरह देखे या चीजें हमने देखी, मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन बैंक दे दिया है। प्लीज बच्चे उसका प्रिंट आउट निकाल कर या जैसे भी है बच्चे वो आप जो है उसके क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दो, उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये बात मैं आपको बोलता हूँ, नीट के और जेई का क्वेश्चन उसमें से ही आएगा, उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। वो 100% श्योर शॉट है कि उसी में से क्वेश्चन आएंगे। वर्क डन इन द आइडियाबैटिक प्रोसेस, अगर हम यहाँ पर बोले तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा देते हैं। बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? dq इज इक्वल टू du प्लस ऑफ मेरे पास यहाँ पर वर्क डन। क्योंकि ये मेरे पास आइडियाबैटिक प्रोसेस है तो बताओ dq आपके पास किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। और बच्चा हमारे पास 0 इज इक्वल टू du प्लस ऑफ हमारे पास वर्क डन। देयरफॉर यहाँ पर बच्चा हमारे पास वर्क डन किसके बराबर हो जाता है? ये हमारे पास आ जाता है माइनस ऑफ du। वर्क डन तो होगा ही होगा, वर्क डन तो बच्चा हमारे पास होगा ही होगा हमारे पास, अगर मेरे पास यहाँ पर
आपके पास कोरिक प्रोसेस नहीं, अगर आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं हो रहा है तो वर्क डन तो हुआ ही होगा। ये याद रखना बच्चे, हर बच्चा घर पे बैठ के पढ़ता है। आपका वो दोस्त जो आपको ये बोलता है ना, अरे यार क्लास में कुछ समझ में नहीं आता, भाई साहब वो भी पढ़ता है। ये बात ध्यान रखना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ये वो भी बच्चा पढ़ता है जो ये बोलता है अरे चल छोड़ना यार क्लास लगाने का कोई, वो भी घर पे जाकर पढ़ता जरूर है, वर्क डन होता जरूर है जब तक कि आइसोकोरिक प्रोसेस में। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू। तो पहली चीज बताओ मुझे क्या पता लगी यहाँ पर, मुझे सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या पता लगी, ध्यान से समझते जाना। मुझे ये चीज पता लगी बच्चे यहाँ पर कि आपके पास द वर्क डन इन आइडियाबेटिक प्रोसेस, जो वर्क डन आपके पास हो रहा है आइडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर, वो किसके एक्सपेंस पे हो रहा है, ये बच्चा हमारे पास किसके एक्सपेंस पे हो रहा है, इट इज ऑन द एक्सपेंस ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, यानी कि इंटरनल एनर्जी की चेंज के ऊपर हमारे पास वर्क डन होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ेगी तो वर्क डन नेगेटिव होगा, याद रखना, इसका मतलब गैस कंप्रेस हो रही है। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, बढ़ने का मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, गैस कंप्रेस हो रही है, तो वहां पर तो वर्क डन नेगेटिव होता है। और अगर हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अगर हमारे पास यहां पर देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, अगर हमारे पास टेम्परेचर फॉल होता है यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है, गैस एक्सपैंड हो रही है, टेम्परेचर गिर रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। ये पॉइंट अपने दिमाग में रखना। कहने का मतलब बच्चा, हमारे पास सबसे पहली चीज जो हमको समझ में आनी चाहिए, अगर मेरे पास यहां पर डी यू आपके पास पॉजिटिव, डी यू पॉजिटिव का मतलब बच्चा हमारे पास टेम्परेचर इनिशियल इज लेस देन टेम्परेचर, आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, फाइनल आ जाएगा। मतलब आपकी गैस बच्चे यहां पर कंप्रेस हो रही है, आपकी गैस यहां पर क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। हमारे पास यहाँ पर हमारी गैस जो है वो कंप्रेस हो रही है, तो वर्क डन बच्चा हमारे पास यहाँ पर, आपके पास वो नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो बात सारी समझ में आ जाती है। और डी यू अगर मेरे पास नेगेटिव है, मतलब टेम्परेचर, एक क्या बेटा, बोलो बोलो Ti is greater than Tf में होगा। बेटा, गैस अगर कंप्रेस होती है तभी तो टेम्परेचर बढ़ता है ना बच्चा हमारे पास, इट इज नॉट अलाउड टू लीव और एंटर द सिस्टम, सोच के देखो, तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना इंटरनल। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अगर ये नेगेटिव है तो टेम्परेचर इनिशियल इज ग्रेटर देन टेम्परेचर फाइनल, और ये बच्चा हमारे पास गैस आपके पास एक्सपेंशन करती है, तभी तो काके नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और तभी बच्चे वर्क डन एक्सपेंशन के अंदर हमारा पॉजिटिव आएगा। ये सोच के देखने वाली बात है। तो कायदे से हमारे पास यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का चेंज है। अगर मैं आपसे यहां पर बोलूं डी यू किसके बराबर होती है, अगर मैं आपको यहां पर बोलूं डी यू किसके बराबर होती है, तो यहां पर डी यू पता है किसके बराबर होती है, माइनस ऑफ एन जो नंबर ऑफ मोल्स है, सीवी जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, इनटू आपके पास चेंज इन टेम्परेचर। ये बच्चा हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है। Therefore, अब ध्यान से देखते चलना, Therefore, the work done in the adiabatic process, फोकस करते रहना, सारी चीज समझ में आ जाएगी। माइनस साइन आएगा ही आएगा क्योंकि यहां पर हो रहा है N इंटू CV, और चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है बताओ, शाबाश, टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल, नेगेटिव साइन अंदर ले जाओ, तो वर्क डन इन आइडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, N, CV किसके बराबर होता है, गैस कांस्टेंट अपॉन गामा -1। ये बच्चे CV की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं, और यहां पर नेगेटिव साइन अंदर ले जाएगा तो टेम्परेचर इनिशियल माइनस टेम्परेचर फाइनल। ये वर्क डन हमारे पास किसके अंदर आ जाएगा, आइडियाबेटिक प्रोसेस में। मैं वर्क डन इन आइडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर के बच्चा, आप लंबी चौड़ी एक डेरिवेशन और भी है, वो हम बात की बात देखते हैं, पहले हम देखें हमें लॉजिकली बात समझ में आ रही है। मैं किसी डेरिवेशन में आपको इंडल्ज नहीं करना चाहता, मैं तो सिंपल तरीके से आपको वर्क डन इन आइडियाबेटिक प्रोसेस निकालना चाहता हूं। स्कूल लेवल की जो डेरिवेशन है उसको बाद में देखते हैं, पहले इसको तो देखें।
तो हमारे पास यहां पर ये वाली चीज आ गई। अब ये देखो, ये इनिशियल, ये फाइनल है। या फिर मेरे पास यहां पर एक और चीज आती है, अगर आपको याद हो, और वो बच्चा हमारे पास क्या हो जाती है। मेरे को एक बात बताओ, पीवी इज इक्वल टू किसके बराबर होती है? शाबाश बता दो, एनआरटी होता है। अगर ये एन आर टेम्परेचर से मल्टीप्लाई हो जाए तो वर्क डन किसके बराबर होगा? एडियाबेटिक प्रोसेस का। तो मेरे पास आ जाएगा एन आर टी वन, टी आई सॉरी, और एन आर इंटू टेम्परेचर फाइनल, और नीचे गामा -1। अब एक बात बता दो, ये एन आर टी आई मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा? प्रेशर इनिशियल, वॉल्यूम इनिशियल, माइनस ऑफ, मेरे पास यहां पर क्या चीज आ जाएगी? प्रेशर फाइनल, वॉल्यूम फाइनल, एंड डिवाइडेड बाय, नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा? गामा -1। ये मेरे पास एडियाबेटिक प्रोसेस की आपके पास वर्क डन की कहानी है। ये वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस है, और ये भी मेरे पास वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस है। ये सब वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस है। ये भी मेरे पास वर्क डन इन द एडियाबेटिक प्रोसेस है। यानी इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस पे, क्योंकि आप हीट तो दे नहीं रहे, तो वर्क डन कौन करेगा? इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, वो अपने एक्सपेंस पे वर्क डन करने की बच्चे कोशिश करेगी। सिस्टम कुछ ऐसा काम करेगा जिसकी वजह से वर्क डन होना शुरू हो जाएगा। इसकी हमारे पास 3 से 4 इक्वेशंस है, चारों इक्वेशंस बिल्कुल अलग अलग है, और चारों इक्वेशन पे बेस्ड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हम बात करें यहां पर अगर बात करें बच्चे कि इसका स्कूल लेवल के ऊपर किस तरीके से आपको एक्सप्रेशन आएगा स्कूल लेवल पे, टीचर मुझे बोलेगा फाइंड द वर्क डन इन द एडियाबेटिक प्रोसेस। तो वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, अब देखो कि स्कूल लेवल पे आप उसको कैसे समझाओगे। मैं समझाता हूं, वर्क डन इन द एडियाबेटिक प्रोसेस, आप स्कूल लेवल पे क्या बोलोगे? द वर्क डन इन द थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय, आपका वर्क डन कैसे दिया जाता है? तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी, ये वर्क डन आपके पास हो जाता है। नाउ दिस इज द वर्क डन, और यहां पर वॉल्यूम इनिशियल, और ये वॉल्यूम हमारे पास फाइनल, ये आ गया बच्चे। बट लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या चीज हो जाती है? आपके पास एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए मेरे पास क्या आ जाता है? वी हैव P1 V1 रेज टू पावर गामा, वी हैव P2 V2 रेज टू पावर गामा, या फिर PV रेज टू पावर गामा। ये सबका सब क्या होता है बच्चे? कांस्टेंट। इसका मतलब मैं प्रेशर को रिप्लेस कर सकता हूं किसके साथ बच्चे? मैं प्रेशर को रिप्लेस कर सकता हूं यहां पर किसके साथ? आपके पास K अपॉन, आपके पास V रेज टू पावर गामा, तो K अपॉन V रेज टू पावर गामा इंटू dV, वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2, K बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ V रेज टू पावर माइनस गामा इंटू dV, और V1 से लेके बच्चे V2। आगे चलते के, अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या आ जाएगा? V गामा +1 सॉरी, और माइनस गामा +1, V1 से लेके V2। K क्या है? कांस्टेंट है, K बाहर है। अगर हम यहां पर इसके अंदर से कॉमन निकालना चाहे नीचे से, तो 1 माइनस गामा, नहीं तो माइनस गामा +1 कॉमन आ जाएगा, तो ये 1 माइनस गामा निकाल दिया। अपर लिमिट, तो V2 माइनस गामा +1 एंड माइनस ऑफ V1 माइनस गामा +1, ये निकल गया बाहर। नेक्स्ट वन, अब हमारे पास यहां पर वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा? कि मैं थोड़ा सा यहां पर क्या करता हूं, नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेता हूं, और नीचे क्या आ जाएगा? गामा -1। अब अंदर क्या रह जाएगा? देखना बच्चे, यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जरा देखना, V2 माइनस गामा मल्टीप्लाइड बाई V2 एंड माइनस ऑफ V1 माइनस ऑफ गामा मल्टीप्लाइड बाई V1। जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो मैं उल्टे वे से चल पड़ा, मैंने जो पावर्स थी उनको स्प्लिट कर दिया। ये स्टेप लग गया पता बच्चा आपको? ये स्टेप लग गया पता आपको? माइनस गामा +1, तो माइनस गामा +1 यहाँ पे ले गया, माइनस गामा +1, तो माइनस गामा +1 में यहाँ पे ले गया।
नेगेटिव साइन मैंने कॉमन निकाल दिया। जैसे नेगेटिव साइन हम कॉमन है अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ शाबाश, के और नीचे गामा माइनस ऑफ 1 और यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा V1 माइनस गामा इंटू V1 एंड माइनस ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, वी हैव V2 माइनस गामा मल्टीप्लाइड बाय V2। अच्छा ये बात है, अब आगे चलो, अब के को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास यहां पर क्या आएगा के V माइनस गामा इंटू V1 माइनस ऑफ V2 माइनस गामा इंटू V2 मल्टीप्लाइड बाई के से मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। अब के की वैल्यू किस किस के बराबर है, क्या के की जगह मैं यहां पर P1 V1 गामा लिख सकता हूं, बिल्कुल मैं के को P1 V1 गामा से रिप्लेस कर सकता हूं। मैं और क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर इस के को P2 V2 गामा से भी रिप्लेस कर सकता हूं। तो मैं थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा देता हूं, पहली टर्म में V1 है, के की जगह बच्चे मैंने लिख दिया P1 V1 गामा मल्टीप्लाइड बाय V1 रेज टू पावर माइनस गामा। दूसरी टर्म V2 रेज टू पावर माइनस गामा इनटू V2 और के की जगह क्या आ गया P2 V2 raised to power gamma and this whole is divided by gamma minus of 1। ये बच्चे हमारे पास गामा माइनस ऑफ 1 आ जाएगा। ठीक, अब बताओ ये V1 रेज टू पावर गामा और ये माइनस कैंसिल, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, तो बताओ वर्क डन किसने के बराबर आ गया, तो P1 V1 माइनस ऑफ P2 V2, ये इनिशियल है 1 इनिशियल 2 फाइनल गामा माइनस 1। ये वर्क डन हमारे पास क्या आ गया एडियाबेटिक प्रोसेस का। जरा इस वर्क डन को हम देखें कि मैंने कितनी लाइन के अंदर आपको बता दिया था, शाबाश बताओ। मैंने आपको सिंपल लॉजिक लगाकर ये आपको आधे से भी कम पेज के अंदर करवा दिया, लेकिन ध्यान रखना स्कूल पे नहीं करना ये वाला, दिस इज नॉट फॉर योर स्कूल। ये बच्चे स्कूल में अगर टीचर बोलेगा तो आपने स्कूल में ऐसे डिराइव नहीं करवाना, नहीं तो फंस जाओगे, आपको ऐसे ही डेरिवेशन करवानी पड़ेगी। अब रह गया नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चे हमारे पास, मैं यहां पर अब आइडियल गैस इक्वेशन लगा देता हूं, यानी कि P1 V1 इज इक्वल टू nRT1 एंड बच्चे हमारे पास P2 V2 इज इक्वल टू nR इंटू T2। देयरफॉर इस वजह से बताओ बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, द वर्क डन इन द आइडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन इन द आइडियाबेटिक प्रोसेस जल्दी बोलो किसके बराबर आ जाएगा, ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा nR कॉमन और बच्चे आपके पास T1 T इनिशियल माइनस T फाइनल और नीचे बच्चे एटॉमिसिटी ऑफ गैस माइनस ऑफ 1। तो चलो जी हमने डिराइव कर दिया। अब किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे यहाँ पर पूछ सकता है, आई कैन वेट बच्चे, अभी देखो मैं वेट कर सकता हूँ बच्चे, ठीक है, अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि अभी हम आपके कोई भी क्वेरी को, और अगर किसी बच्चे को कभी भी कोई डाउट हो तो उसको ही और शी हैज टू जस्ट ड्रॉप अ मैसेज कि सर ये टॉपिक के अंदर ये लाइन हमको समझ में नहीं आई। जैसे कि बच्चे हमारे पास एक दो बच्चे आपकी क्लास के वो बोल देते हैं कि सर ये चीज आपके पास आप कैसे करवा रहे हो, तो वो चीज बच्चे हमको यहाँ पर पता लग जाए। और मैं अगर भूल भी जाऊं, मैंने आपसे अगर प्रॉमिस किया भूल जाऊं तो क्लास स्टार्ट होते बोल दो सर आपने पिछली बारी मैसेज के अंदर मैंने ये बात बोली थी, तो डेफिनेटली आपके पहले डाउट्स को लिया जाएगा, बाद में आगे पढ़ाया जाएगा। जी बोलो श्रेयस, क्लियर है बच्चे वाली चीज? यस क्लियर है, पक्का श्योर है? यस सर। चलो अब बच्चा हमारे पास किसी सर, और हम बोल सर ये डेरिवेशन आ सकती है स्कूल में? हाँ बेटा 3 मार्क्स की आएगी, ठीक है। सर वर्क डन आइसोथर्मल में गामा टाइम्स हो जाता है ना इसके? देख अगर हमारे पास यहाँ पर देखते हैं, देख मैं तेरे को बताता हूँ, क्योंकि वहां पर लॉग का फैक्टर आता है गुरु, और जब लॉग का फैक्टर आता है तो थोड़ा सा हमको वहां पर सोचना पड़ेगा, हाँ या ना, मेरी बात समझ पा रहे हो? वहां पर थोड़ा सोचना पड़ेगा, वहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर और यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएबल है, आपके पास नो डाउट वहाँ पे सर वो वर्क डन हो जाएगा ना फिर DQ के, तो फिर हाँ। NCPDT आ जाएगा, तो फिर बिल्कुल वहां पर और यहाँ पर बच्चे ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पे टीचर बोलेगा पहले मैंने आइडियाबेटिक वर्क किया फिर आइसोथर्मल, अब बताओ कि कैसे करना, तो भैया वो आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। अगर वो आपका क्लियर हो जाता है और ये प्रैक्टिस है, और मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूँ कि अब आप HC वर्मा इसके करें,
बहुत माइंड ब्लोइंग एक्सरसाइजेज हैं बिल्कुल। अगर ऐसे एक्सरसाइज है उसको करके सेटिस्फेक्शन मिलती है, बात है कि एक तसल्ली मिलती है बच्चा हमारे पास कि हाँ यार हमने कुछ किया, तो उसके क्वेश्चन जरूर करने। तो ये वर्क डन इन द आइडियाबेटिक प्रोसेस है। हमारे पास वर्क डन इन आइडियाबेटिक प्रोसेस के बाद आप अगर आगे की तरफ को चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पर अब 2 से 3 चीजें और भी आ जाती हैं जो छोटी मोटी आपके पास 2-2 मिनट की प्रॉब्लम है। जैसे वर्क डन आपके पास इन दी आइसोकोरिक प्रोसेस। अब ये आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? तो आइसोकोरिक प्रोसेस बच्चा हमारे पास वो जिसके अंदर वॉल्यूम आपके पास क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस क्या रहेगा बच्चे आपके पास? 0। तो इससे क्या होगा, आप जो भी हीट दोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चे? इंटरनल एनर्जी के अंदर। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो उसमें जो भी आप हीट एनर्जी दोगे उससे बच्चे डी यानी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। यानी कि डी क्यू जो भी आपने हीट दी तो एन सी वी डी टी, यहाँ इसकी म्यूटेशन हो जाएगी तो एन आर गामा -1 इंटू डी टी। तो म्यूटेशन बच्चे याद रखना। और बच्चा हमारे पास अगर इसकी और म्यूटेशन अगर आपके पास होती है तो एन एफ आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी टी। तो हमारे पास इसकी बहुत सारी, जिसको ये बोल सकते हैं बच्चे, म्यूटेशन आपके पास हो सकती है जिससे आइसोकोरिक प्रोसेस डिफाइन किया जा सकता है। इसका पीवी डायग्राम कैसा बनेगा, कोई बच्चा बता सकता है? इसका पीवी डायग्राम कैसा बनेगा? इसका पीवी डायग्राम हमारे पास इस तरीके से बनेगा। इसका वीटी डायग्राम कैसे बनेगा, बता सकता है कोई बच्चा? सर इसका उल्टा नहीं बना दिया पीवी डायग्राम। आइसोकोरिक है ना बच्चे, वॉल्यूम कांस्टेंट, ओके सर, ओके यस। वॉल्यूम कांस्टेंट। हमारे पास यहाँ पर इसका वीटी ग्राफ आपके पास क्या है बच्चे, जिसमें वॉल्यूम आपके पास कांस्टेंट रहेगा। हमारे पास इसका पीटी डायग्राम कैसे बनेगा? अब कोई बच्चा बताए मुझे कि सर इसका तो ना ऐसे ग्राफ बनना चाहिए, बताओ इसका पीटी डायग्राम कैसा बनेगा? कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन में से पास होगी, कोई भी एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास ओरिजिन से पास हो रही है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस बन, काम खत्म। ज्यादा पूछा जाएगा नहीं और ज्यादा पंगे लेने भी नहीं। याद मैं आपको बताता हूँ, देखो हमारे पास क्या है कि ज्यादा पूछा जाएगा भी नहीं और पंगे नहीं लेने। स्कूल लेवल पे मैं आइसोकोरिक बताऊंगा, टीचर मुझे देखेगा बोलेगा वाह यही है वो बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट है, इसी को नंबर मैं दूंगा। भाई नंबर कटवा लोगे तुम अपने, आराम से रहो। टीचर आइसोथर्मल और आइडियाबेटिक से ऊपर नहीं जाएगा, ये बात ध्यान रखना। हमारे पास नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस आ जाता है? आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस कौन सा होता है बताओ शाबाश? आइसोबारिक प्रोसेस कौन सा होता है बताओ शाबाश? आइसोबारिक प्रोसेस बच्चा हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारे पास हमारा प्रेशर क्या रहता है बच्चे? शाबाश बताओ। हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर चेंज ही नहीं होता। यहाँ पर डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस ऑफ पी डीवी, यानी कि ये पूरी इक्वेशन लगेगी, पूरी इक्वेशन लगेगी। इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी, वर्क भी होगा। हमारे पास यहाँ पर इसका पीवी डायग्राम कैसा बनेगा बताओ जरा? हमारे पास इसका पीवी डायग्राम कैसे बनेगा? प्रेशर कांस्टेंट है इसका। हमारे पास बताओ आपका पीटी डायग्राम कैसा बनेगा? तो प्रेशर कांस्टेंट है। और इसका वीटी डायग्राम कैसा बनेगा, जरा बता सकता है कोई बच्चा मुझे? इसका वी यानी कि वॉल्यूम, और बच्चे ओरिजिन से निकलेगा और बच्चे आपके पास बन गया स्ट्रेट। इससे ज्यादा पंगे नहीं लेने, यह आइसोबारिक प्रोसेस। नेक्स्ट वन बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ जाती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की 2 और एप्लीकेशन आ जाती है। नंबर 1, मेल्टिंग ऑफ द आइस। मेल्टिंग ऑफ द आइस, मेल्टिंग ऑफ द आइस, यानी कि जब हमारे पास आइस मेल्ट होती है तो हमारे पास उसमें आप जो हीट एनर्जी देते हो वो हीट एनर्जी m अमाउंट की जो आइस है उसको मिलती है, जिसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF है। और इससे आपकी इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आता है। लेकिन बच्चे याद रखना आपका यहाँ पर वर्क डन क्या होता है? 0। और रीजन बच्चे क्योंकि वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता।
तो अगर कोई टीचर बोलता है कि जब आइस मेल्ट होती है तो क्या होता है, तो आप बोलोगे कि आपकी जो भी हीट एनर्जी दी जाती है। अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, आपको पता है कि यहां से कुछ दूर बच्चे अभी अभी स्नोफॉल हुआ है, पता है आपको, बिल्कुल पास में तो पठानकोट के बच्चे हैं उनके लिए काफी अच्छी खुशखबरी है, पता है आपको ये वाली चीज। यहाँ पर नूरपुर कोई जगह पड़ती है, वहां पर स्नोफॉल हुआ है बच्चे, ठीक। तो वहां पर अब आने वाले दिनों के अंदर पठानकोट के अंदर जो है बच्चे सर्दी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, क्योंकि वहां पर आइस ने मेल्ट होना है, तो बच्चा आपके वॉल्यूम के अंदर बहुत कम चेंज आता है, तो वोगडन 0 के बराबर। और देयरफॉर बच्चा हमारे पास जो भी आप हीट दोगे उससे इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाए। हमारे पास जैसे कि ये हमारे पास मास ऑफ द आइस है इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये बच्चा हमारे पास करीबन हो जाती है बच्चा आपके पास 80 के आसपास, और ये बच्चा हमारे पास डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जैसे हमारे पास यहां पर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आ जाता है, इफ इन मेल्टिंग ऑफ द आइस, इफ इन द मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर मेल्टिंग ऑफ आइस के अंदर द इंटरनल एनर्जी, द इंटरनल एनर्जी जो हमारी इंटरनल एनर्जी है, the internal energy changes by, the internal energy changes by, जो इंटरनल एनर्जी है वो बच्चा हमारे पास चेंज हो जाती है बाय 640 कैलोरी, ये 640 कैलोरी से आपके पास चेंज हो जाती है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट, यानी कि मेरे पास जितनी आइस मेल्ट हुई है उसका अमाउंट बताना है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 80 कैलोरी पर ग्राम, तो जल्दी बता दो आपके पास क्या आ जाएगा। सो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ द आइस मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हमारे पास यहाँ पर मास ऑफ द आइस is equal to change in internal energy upon latent heat of fusion। तो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा यू 640 है और ये बच्चे हमारे पास 80 है, तो जल्दी बता दो कितने ग्राम की आइस मेल्ट होगी, 8 ग्राम की आइस मेल्ट होगी, काम खत्म। ऐसा क्वेश्चन आएगा, हाँ यार ऐसे ही क्वेश्चन आना, हाँ घबराने की कोई जरूरत है, अरे कुछ मत, अरे घबराओ ही मत ना, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन करो, टिका कर क्वेश्चन करो। ये करमनजीत बोलो बेटा। जब आइस मेल्ट कर रही है तो टेम्परेचर चेंज नहीं ना होगा? देखो हमारे पास बिल्कुल टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, लेकिन इंटरनल, वो यही तो लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट था करमन जी। हमने यहां पर क्या बोला बच्चे कि अगर हमारे पास कहीं पर भी बॉइलिंग वाटर से स्टीम बनती है बच्चे, तो कहीं ना कहीं बच्चा हमारे पास उसका टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, पर कहीं ना कहीं उसके पास एनर्जी ज्यादा है। मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बच्चे चेंज हो रहे हैं, वो अपने आप को बच्चे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एक नए इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो उसके पास एनर्जी का तो डिफरेंस होगा। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता, लेकिन फिर भी इंटरनल एनर्जी तो कहीं ना कहीं चेंज होती है, यानी कि कहीं ना कहीं बच्चे उसकी इंटरनल एनर्जी में फर्क है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था बच्चे, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वर्किंग बताई गई थी, और अब ये मान के चलो कि वो बता रहे थे कि एक सुई की नोक पे 5 मिलियन या 5 बिलियन, आई डोंट नो, मतलब कि 5 तो था ही, इतने बच्चा हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स आ सकते हैं। फिर उन्होंने वो हाइड्रोजन एटम्स के बच्चे, वो जो एयर है वो दिखाया कि हाइड्रोजन एटम, मतलब कि उसकी पिक्चर उन्होंने दिखाई। फिर जैसे हम बोलते हैं ना कि एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह शिफ्ट करता है, तो वो भी देखा। तो ये रियलिटी है, ये रियलिटीज है बच्चा हमारे पास कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के पास इंटरनल एनर्जी है। ये इंटरनल एनर्जी कई बार बच्चे टेम्परेचर के तौर पे नजर आती है, मतलब कि अगर आप पहले प्राइमरी फेसिया किसी को भी देखें कि इसके पास इंटरनल एनर्जी है, कैसे पता, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, ये टेम्परेचर की वन ऑफ द डेफिनेशन है बच्चे हमारे पास। इसी तरीके से यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में चेंज जरूर आया, लेकिन उसने उस चेंज को बच्चे टेम्परेचर की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं किया, सिर्फ इतनी सी बात है, लेकिन इंटरनल एनर्जी में चेंज है, ठीक है। इसकी इंटरनल एनर्जी डिफरेंट है, तभी तो उसका नाम क्या रख दिया, इंटरनल एनर्जी। बोल बच्चे बोल, शाबाश, क्लियर है? चलो अब हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ स्टीम भी आ जाती है, यानी कि हमारे पास स्टीम भी बन जाती है। सो वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ द स्टीम। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाती है,
फॉर्मेशन ऑफ द स्टीम, हमारे पास यहाँ पर स्टीम कैसे बनती है, फॉर्मेशन ऑफ द स्टीम। जब स्टीम बच्चा हमारे पास बनती है तो डेल्टा क्यू, अब हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी चेंज होती है, प्लस बच्चे अब यहाँ पर वॉल्यूम भी चेंज होता है। जो स्टीम होता है बच्चे वो बॉइलिंग वाटर से ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो डेफिनेटली बच्चे हमारे पास वहां पर उसका वॉल्यूम भी चेंज होता है। जब हमारे पास स्टीम बनती है तो दिस इज द मास ऑफ द बॉइलिंग वाटर इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दिस इज चेंज in the internal energy plus this is the work done। कांस्टेंट प्रेशर होता है, जनरली ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है। एंड बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, चेंज इन दी वॉल्यूम। तो ये बच्चा हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम है। तो यहाँ पर जनरली टीचर क्या क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर टीचर चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछता है। तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है, तो मेरे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, और ये बच्चे मास ऑफ द वाटर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन माइनस ऑफ प्रेशर P एंड वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मेरे पास फॉर्मूला आ जाता है। स्कूल लेवल के ऊपर आपको इसके ऊपर घबराने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर भी अगर आप कोई स्पेसिफिक बुक सॉल्व करते हो, स्पेसिफिक बुक का कोई स्पेसिफिक चैप्टर फॉलो करते हो, तो वो क्वेश्चन देता है इसके ऊपर। लेकिन अगर आप बात करें कि स्कूल लेवल पे इस पे क्वेश्चन आ जाएगा, हार्डली बच्चे इस पे कोई क्वेश्चन आएगा, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। पता होना चाहिए, लेकिन आपको बच्चे इसके अंदर अगर आप देखने की कोशिश करें तो कोई नई चीज आपको नहीं पता लगेगी। नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लिमिटेशंस भी। सो व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द फ्लोट, हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या लिमिटेशन हो सकती है। नंबर 1 लिमिटेशन, ये बच्चा हमारे पास डज नॉट प्रिडिक्ट, ये बिल्कुल बच्चा आपके पास प्रिडिक्ट नहीं करता है बच्चे द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, ये बच्चे इसकी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताते। भाई हीट एनर्जी सिस्टम के अंदर क्यों जाएगी, या हीट एनर्जी बच्चे सिस्टम के अंदर क्यों नहीं जाएगी, इसके बारे में तो बात करता नहीं। ये तो सिंपल बोलता है मेरे पास एक सिस्टम है और मैं उसको हीट दे रहा हूं, बस इतनी सी बात है। वो हीट उसमें जाए, क्यों जाएगी, कैसे जाएगी, कोई इसके अंदर से बच्चा हमारे पास यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो ये प्रिडिक्ट नहीं करता बच्चे के ट्रांसफर ऑफ द हीटर बॉडी, बच्चे हमारे पास ये रीजन आउट नहीं कर सकता। अब कोल्ड बॉडी के अंदर क्या हीट होती है कि नहीं होती, तो होती तो है लेकिन कम होती है, लेकिन ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ये बहुत सिंपल सी बात कहता है कि एक हॉट बॉडी से आपके पास हीट कहाँ की तरफ को जाएगी, कोल्ड बॉडी पे, पर रिवर्स क्यों नहीं ट्रू है ये नहीं बता पाता बच्चे, हम बिल्कुल नहीं बता पाता। ये बहुत बड़ा फ्लॉ है हमारे पास। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास ये हमको दूसरी चीज नहीं बता पाता, क्या, डज नॉट प्रिडिक्ट, ये बिल्कुल भी बच्चा हमारे पास प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है। दिस डज नॉट प्रिडिक्ट द एक्सटेंट, देखिए एक्सटेंट अप टू विच जहां से बच्चा हमारे पास अप टू विच दे आपके पास हीट इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, द हीट इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, ये बच्चा हमको कोई क्लियर कट बात नहीं करता, प्रेडिक्ट नहीं करता है बच्चे की हीट एनर्जी से हमको कितना यूजफुल वर्क मिल सकता है। ये इसकी प्रिडिक्शन बड़ी अजीब है, बोलता है थोड़ी हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी में चली जाएगी और थोड़ी हीट एनर्जी वर्क डन में चली जाएगी, पर कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी इसके बारे में यह हमारे को कंफर्म तौर के ऊपर नहीं बता पाता है। थर्ड वन बच्चा हमारे पास ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट फ्लॉ हमको बताता है बच्चे। देखिए इट टेल्स अबाउट ये हमको बताता है, इट टेल्स अबाउट कन्वर्जन ऑफ ए हीट इनटू वर्क, इट टेल्स अबाउट द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क।
हीट इनटू वर्क, बट डज नॉट टेल द कंडीशन, बट लेकिन बच्चे, बट डज नॉट टेल कंडीशंस, ये बच्चा हमारे पास बिल्कुल भी वो कंडीशंस नहीं बताता है इन विच वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट, हाँ या ना, वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट, ये सबसे बड़ा फ्लॉ है, कन्वर्टेड इनटू द हीट, ये बहुत बहुत बड़ा फ्लॉ है बच्चे हमारे पास इसका, ये बहुत बहुत बड़ा फ्लॉ है बच्चे। ये फ्लॉ बच्चे हमको क्या समझाने की कोशिश करता है कि हीट से मुझे वर्क मिलेगा, ठीक है मानते हैं, लेकिन वर्क से भी तो हीट मिलती है, वो तो ये बात ही नहीं करता है कि वर्क से हीट कब मिलेगी, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो ये हमारे पास लिमिटेशन बन जाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, कि ये लॉ हमारे पास नो डाउट बहुत बढ़िया लॉ था, लेकिन इस लॉ के हमारे पास ये फ्लॉ है कि ये बताता है कि हीट क्यों सिस्टम के अंदर जाएगी, क्यों जाएगी, और आपके पास कोल्ड से हॉट की तरफ क्यों नहीं जाएगी। और दूसरी बात ये बताता नहीं कि भाई मुझे यूजफुल वर्क कितना मिलेगा, कुछ मिलेगा, पर कितना मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा इससे ज्यादा। और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये नहीं बताता कि हीट तो वर्क में कन्वर्ट होती है, वर्क हीट में भी तो कन्वर्ट होती है, उसके बारे में ये लॉ बिल्कुल भी कोई बात नहीं करता, तो ये लिमिटेशन हो जाती है। इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास यहाँ पर बच्चे आपके पास लॉ आए, जिनको बच्चे हमने बोला सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो वी हैव द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास आया, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दो हिस्सों के अंदर बटा हुआ था। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दो हिस्सों में बटा हुआ था। हमारे पास आपके पास यहां पर सबसे पहला बच्चे इसकी स्टेटमेंट थी केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। सो वी हैव द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बच्चे हमें क्या बोलती है, ध्यान से समझना। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एक बड़ी सिंपल सी बात हमें समझाती है, ध्यान से समझ। इट इज इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, it is impossible to construct an heat engine, आपके पास हीट इंजन, आपके पास एक हीट इंजन को हमारे पास कंस्ट्रक्ट करना आपके पास यहाँ पर आपके पास इम्पॉसिबल है। द इफेक्ट ऑफ विच इज, जिसका इफेक्ट क्या है, द इफेक्ट ऑफ विच इज टू कन्वर्ट द हीट एनर्जी into work done. The heat energy into the work done. The heat energy into the work done. The heat energy into the work done. इसका मतलब बच्चे हमारे पास ये पॉसिबल ही नहीं है एक ऐसा हीट इंजन बनाना जो कि बच्चा हमारे पास कन्वर्ट कर सके, कन्वर्ट द कंप्लीट हीट एनर्जी, जो कि कंप्लीट हीट एनर्जी को कंप्लीट वर्क डन के अंदर आपके पास कन्वर्ट कर सके विदाउट एनी लॉसेस। ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है। जैसे बोला अगर आप हीट इंजन बनाना चाहते हो तो इस बात के लिए आपके दिमाग में बिल्कुल सेट एक चीज होनी चाहिए कि आप जो भी हीट एनर्जी इसको दोगे उस हीट एनर्जी से आपको कंप्लीट वर्क डन नहीं मिलेगा, इसके अंदर लॉसेस होंगे। और इसी के ऊपर बेस हीट इंजन का डिजाइन बनाया गया, और इसी के ऊपर बेस हमने हीट इंजन के डिजाइन को तैयार किया। तो आपका कोई भी हीट इंजन कैसे काम करता है, हमारा अगर कोई भी हीट इंजन है वो कैसे काम करता है, ध्यान से समझना। हमारे पास हीट इंजन के अंदर क्या होता है बच्चे, वी हैव अ सिस्टम। मेरे पास यहाँ पर एक सिस्टम रहता है जिसको बच्चे हम वर्किंग सब्सटेंस भी बोल देते हैं कि ये मेरे पास यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस है। तो मेरे पास यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस रहता है। तो देखते हैं बच्चे हमारे पास हमारे पास एक वर्किंग सब्सटेंस रहता है, और हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक सोर्स रहता है, और यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या रहता है, सिंक रहता है। ये बच्चे सिंक रहता है।
ये तीन चीजें हमारे पास यहाँ पर रहती हैं। बीच में हमारे पास क्या वर्किंग सब्सटेंस, या हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस है, जैसे स्टीम हो गया आपके पास बच्चे, कोई भी ऐसी चीज है जो कि एक्सपैंड हो सकती है या कंप्रेस हो सकती है, तो ये वर्किंग सब्सटेंस हो गया। हमारे पास यहाँ पर सोर्स आ जाता है। सोर्स क्या चीज है बच्चे? सोर्स इनफाइनाइट थर्मल आपके पास कैपेसिटी की ऑब्जेक्ट है। इसमें से आप जितना मर्जी बच्चे क्या ले लो बच्चे, हीट को ले लो, कितनी मर्जी हीट दे दो, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इसका टेम्परेचर T आपके पास केल्विन के बराबर है, और ये हमारे पास यहाँ पर सिंक है बच्चे हमारे पास, और इसका टेम्परेचर हमारे पास किसके बराबर है? T2 केल्विन के बराबर। हमारे पास यहाँ पर क्या चीज है? T2 इज लेस देन आपके पास T1। आपका हीट इंजन काम कैसे करता है? ये हीट इंजन सोर्स में से कुछ हीट को क्या करता है बच्चे? कंज्यूम करता है, और फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर वर्क डन करता है, जैसे एक्सपैंड हो गया, पिस्टन चला गया, गाड़ी का टायर रोटेट होने लग गया, इंजन के बच्चे टायर चलने लग गए, और बाकी बची हुई हीट को यहाँ पे रिजेक्ट कर देता है। आप ध्यान से समझिए, हीट इंजन करता क्या है? यहां से Q अमाउंट की या Q0 अमाउंट की हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ये एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम दी सोर्स। और फिर ये पहला स्टेप हुआ, ये पहला स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप के अंदर ये हमारे पास वर्क परफॉर्म करता है, या हमारे पास यहाँ पर वर्क आपके पास परफॉर्म करता है, इसमें से कुछ हीट लेके। और फिर थर्ड बच्चा हमारे पास ये क्या करता है? इसमें से कुछ अमाउंट की हीट, Q के अमाउंट की हीट को क्या कर देता है? रिजेक्ट कर देता है। इसको रिजेक्ट कर देता है, सिंक को। ये सिंक क्या हो सकता है? हमारा एनवायरनमेंट भी हो सकता है। तो हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस कहीं से हीट एब्जॉर्ब करती है, उस हीट का कुछ फ्रैक्शन यहाँ पर वर्क परफॉर्म करने पे लगा देती है सेकंड स्टेप के अंदर, और थर्ड स्टेप में जो आपके पास हीट बच जाती है उसको बच्चा हमारे पास यहाँ पर सिंक को प्रोवाइड कर देती है। पर ऐसा करने से इन दोनों के टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लॉजिकली हमारे पास क्या आ जाता है बताओ? अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलूं तो बताओ क्या चीज आएगी? शाबाश बोलो, इरा। अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलूं इरा, तो बता क्या चीज आएगी? तो तू बोलेगी एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहती है। इसने Q0 की एनर्जी एब्जॉर्ब की, इस एनर्जी का कुछ पार्ट से वर्क डन किया, और कुछ एनर्जी के पार्ट को इसने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। ये किया बच्चे। ये हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट आ गई कि इस हीट इंजन ने क्या किया। ये यूजफुल वर्क था, ये वर्क परफॉर्म था जो हमारे लिए यूजफुल था। और ये केल्विन की स्टेटमेंट है। क्या आप जितनी हीट एब्जॉर्ब करते हो वो पूरी की पूरी हीट आप वर्क परफॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब बताओ मेरे पास आउटपुट क्या थी? मेरी आउटपुट क्या थी? वर्क डन थी। और टीचर अगर मुझे यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन पूछता है तो देखो क्या हो जाएगी? द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, जल्दी बोलो कितने के बराबर आ जाएगी? व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन? तो ये बच्चा हमारे पास आउटपुट क्या है, और नीचे बच्चा हमारे पास यहाँ पर इनपुट क्या है। यहाँ पर आउटपुट आपके लिए वर्क डन है, दिस इज द वर्क डन, और इनपुट बच्चा हमारे पास क्या है? जो आपने हीट को एब्जॉर्ब, जो आपने हीट को एब्जॉर्ब की, ये एफिशिएंसी वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब। और वर्क डन बच्चा हमारे पास क्या है? हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट रिजेक्टेड। ये बच्चे जो एफिशिएंसी है एक स्ट्रोक की है, यानी जब ये एक बार सिस्टम चलता है, अपॉन बच्चा हमारे पास नीचे क्या आ जाता है? Q0। यानी कि जो वर्क डन है उस वर्क डन की वैल्यू किसके बराबर है? कि भैया आपने कितनी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और कितनी हीट को आपने रिजेक्ट किया, इन दोनों का डिफरेंस ही तो वर्क डन के बराबर होगा ना बच्चे। और या फिर मेरी एफिशिएंसी किसके बराबर है? हीट इंजन की। तो मेरी एफिशिएंसी यहाँ पर है बच्चे 1 माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट एब्जॉर्ब। ये बच्चे हमारे पास है 1 माइनस, ये वो हीट है जो हम रिजेक्ट कर रहे हैं बच्चे हमारे पास, और ये वो हीट है बच्चे हमारे पास जो हीट हम यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। या फिर हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन,
ये बच्चे पता है किसके बराबर होती है, 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सिंक, लेकिन ये केल्विन में लेना है, एंड डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, और ये भी आपने केल्विन में लेना है। प्लीज ध्यान रखना कि आप यहाँ पर किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाना डिग्री सेल्सियस में लेके, क्योंकि टीचर हमको क्वेश्चन ऐसे देगा, कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन, आप एक हीट इंजन की एफिशिएंसी निकालें, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज, अगर बच्चा हमारे पास टेम्परेचर ऑफ सिंक है 123 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, और टेम्परेचर ऑफ द सोर्स है बच्चा हमारे पास यहाँ पर वी हैव 823 डिग्री सेल्सियस, 823 डिग्री सेल्सियस, मुझे एफिशिएंसी निकालनी, कैसे निकलेगी, सॉल्यूशन, तो आपके पास एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सिंक 123 प्लस 273 एंड डिवाइडेड बाय आपके पास 823 प्लस ऑफ कितना आ जाएगा 273, तो ऊपर बताओ हमारे पास 1 माइनस कितना आ जाएगा 400, और नीचे बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये नहीं 400 नहीं आएगा आपके पास, सॉरी एक मिनट, अच्छा चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज, इसको 7 कर देते, इसको भी 7 कर देते, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो 127 डिग्री सेल्सियस एंड 827 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर आपके पास 7 और ये भी बच्चा हमारे पास 7 आ जाएगा, तो बच्चा हमारे पास 0 0 और हाँ 4 आ जाएगा, नीचे बताओ अब हमारे पास क्या आ जाएगा 0, आपके पास 0, आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1100, तो ये बच्चा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, एफिशिएंसी कितने के बराबर है 1 माइनस 4/11 और दिस विल बी 8/11, ये एफिशिएंसी 7/11 7/11, आई एम सॉरी 7/11, अगर आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगी, तो अगर परसेंटेज में निकालना है तो 700/11 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, और याद रखना एफिशिएंसी, जी करमनजीत बोल बच्चे। सर मटेरियल ऑफ सोर्स और सिंक सेम होता है? बिल्कुल बच्चे, इसमें हमने ज्यादा सोचना नहीं होता है, सब कुछ आइडियल है, बहुत ओवर सिंप्लीफाइड चीज है, सब कुछ आइडियल है, सब कुछ आइडियल लेके चल रहे, फ्रिक्शन खत्म, सब खत्म, वर्किंग सब्सटेंस तो मतलब ऐसा हुआ ही नहीं बच्चा हमारे पास कि वो कोई लॉस करे, वो सीधा वर्क डन ही करने जाएगा, ठीक है, और याद रखना एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन कैन नेवर बी 100%, ये कभी भी बच्चा आपके पास 100% नहीं हो सकती, तो ये हमारे पास अब थोड़े से सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर आपने किस में लेना बच्चे, केल्विन के अंदर। चलिए सो अभी के लिए हम इतना करते हैं, बाकी चीजें बच्चे अब हम